अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। एक मजहबी जमात की जानिब से मुल्क भर में धरनों और पुरतशद्दुद मुजाहरों के तीसरे रोज जाकर हुकूमत को अपनी रेट कायम करने का ख्याल आ चुका है। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पों में काफी 2 एहलकारों समेत सैकड़ों अफराद जो है 2 एहलकार शहीद हुए, पुलिस एहलकार, और सैकड़ों जो हैं वो जख्मी भी हुए। आम लोग भी उसमें शामिल हैं। बिला आखिर हुकूमत ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सबके बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। और इस मजहबी जमात के वो लोग जो मीडिया चला रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप सरेंडर कर दें। तो शौक नहीं था, ये सियासी हालात की बुनियाद पर नहीं बल्कि इनके किरदार की वजह से इनको टीएलपी को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान। अब हुकूमत ने इस जमात पर पाबंदी लगाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है। किसी भी जमात पर पाबंदी लगाने से पहले इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इस कार्रवाई की सिफारिश काबीना जाएगी, जहां से मंजूरी के 15 दिनों के अंदर अंदर यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात पर पाबंदी लगा पाएगी। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई जमातों पर पाबंदियां लगी, लेकिन वो मुख्तलिफ नामों से एक बार फिर सियासी मंजरनामे पर वापस आती रही। हालिया बहरान में तो हुकूमत ने कदम उठाने में काफी देर की और इस दौरान सड़कों पर कानून की रट कायम करने के लिए मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उनके साथ जो कुछ हुआ वो मनाजिर बतौर कौम हम सबके लिए इंतहाई दर्दनाक तो थे ही, मगर खुद उन पुलिस एहलकारों पर जो गुजरी होगी, जिस तरह वो बेयारो मददगार सड़कों पर मुजाहिरीन के हाथों मार खाते रहे, कोई उनकी मदद को आने तक नहीं था, उससे उनका मोराल कितना गिरा होगा उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। सबसे ज्यादा मुतासिर लाहौर हुआ, जहां आज भी सूरत हाल कशीदा रही, जबकि गुज़श्ता 3 दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की 3 गाड़ियां नजरातिश की गई, सैकड़ों एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी गई, कई चौराहों पर आम शहरियों की गाड़ियां तोड़ दी गई, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। दीगर बड़े शहरों की भी तकरीबन यही सूरत हाल रही। इस तमाम मामले पर जहां हुकूमत की जो एक सुस्त हिकमत वो काबिल तनकीद है, वहीं दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी तकरीबन खामोशी और इस अमल की मजम्मत ना किए जाना भी अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है शायद जिनके सरबराह बिलावल भुट्टो ने पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की है। अभी एमल वली की भी मैं प्रेस रिलीज कुछ देख रहा था। हुकूमत की जानिब से मजहबी तंजीम पर पाबंदी लगने का असर जो है वो कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 ज़िमनी इंतखाबात पर भी पड़ेगा, जहां इलेक्शन कमीशन के बकौल मजहबी जमात के उम्मीदवार को अपनी जमात से वाबस्तगी खत्म करना होगी। हुकूमत ने मजहबी जमात पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन असल मसला ऐसे जत्थों की हौसला अफजाई है, उसके साथ साथ सियासी मकसद के लिए साजबाज करना इनसे, फिर उनको इतनी बड़ी ताकत बना देना कि रियासत को अपने मुतालबात के लिए वो यरगमाल बना लें। ये सब कुछ नाज़रीन अब बंद करना होगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, आपसे आगाज करेंगे कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया गया, जो हशर नशर हमारे पुलिस अफसरान और जवानों का हमारी अपनी सड़कों और गलियों में हुआ, उन्होंने पाबंदी तो लगा दी, लेकिन क्या इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? माजी में जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने फैसले में लिखा, उस फैसले का भी जो हशर हुआ वो हमारे सामने है। तो क्या रियासत की रट को चैलेंज करने के मामलात जो हैं शेख रशीद साहब कोई बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसको कर सकते थे? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद अहमद साहब ने यह कहा कि हम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत टीएलपी पर बैन लगा रहे हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि मैंने कभी तहरीके लब्बैक की हिमायत नहीं की। आप अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला है फरवरी 2019 का फैजाबाद धरना केस में, उसको अगर आप पढ़ें तो उसके सफा 4 पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में काजी फायज ईसा ने ISI की एक रिपोर्ट को कोट किया है। उस ISI की रिपोर्ट के मुताबिक जो सियासतदान तहरीके लब्बैक की हमायत कर रहे थे उसमें शेख रशीद साहब का नाम सबसे पहले था, उसके बाद एजाजुल हक साहब का था, और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी के जो मुकामी रहनुमा थे उनका भी नाम उसमें शामिल था। दूसरी बात यह है कि वो जो फैसला था जस्टिस काजी फायज ईसा का, उस फैसले में काजी फायज ईसा साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट में उनसे पूछा
उनसे कहा कि बताइए कि ये तहरीक लब्बैक जो है इसकी रजिस्ट्रेशन किसने करवाई है और इसकी फंडिंग कहां से होती है। तो इलेक्शन कमीशन ने बताया सुप्रीम कोर्ट को जनाब के एक यूएई का नेशनल है, उसके पास एक पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है लेकिन रहता वो यूएई में है और वो उसने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है। अच्छा, तो काजी फायजीसा साहब ने फिर अपनी जजमेंट में जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान का आईन और कानून जो कहता है उसको भी लिखा और आखिर में जाके उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और आज उसी कानून के तहत शेख रशीद साहब ने टीएलपी पर पाबंदी लगाई है। लिहाजा अगर 2017 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त ये सब मामलात को सही तरीके से हैंडल किया जाता तो ये सूरत हाल आज ना होती। और चले उसके बाद जब फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर बेंच का फैसला आ गया था और इस फैसले को लिखा था काजी फायजीसा साहब ने, तो आप उस जजमेंट पर अमल दरामद कर देते। आज पाकिस्तान की हुकूमत वही कुछ कह रही है जो काजी फायजीसा ने अपनी उस जजमेंट में लिखा था और काजी फायजीसा साहब जो है बजाय कि उनकी जजमेंट पर अमल दरामद किया जाता, इस फैसले की वजह से उनको इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया और उसकी वजह से वो बहुत से मुकदमात में फंस गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये आज पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत जिन हालात से दो चार है, ये हालात इसने खुद पैदा किए हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता कि जजमेंट में और क्या क्या लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सियासत और सहाफत के हर तालिब इल्म को, हर पॉलिटिकल वर्कर को, हर वकील को ये जजमेंट पढ़नी चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि जितनी ताखीर की गई है इस सारे मामले में और इस जजमेंट में बहुत से और भी जो हालात हैं, आने वाले हालात हैं जिसमें लिखा गया है जजमेंट में कि अगर कानून और आइन की बालादस्ती कायम ना की गई तो क्या क्या हो सकता है, वो सारी पेशीन गोइयां जजमेंट में की गई हैं। काजी फायजीसा साहब ने सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं लिखा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उन्होंने मंजरकशी भी की है। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत जो है अब ये अपना थूका हुआ चाट रही है। इसने आज तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा के वही किया है जो काजी फायजीसा ने 2019 में अपने फैसले में लिखा था और मैं नहीं समझता कि इतनी ताखीर से ये जो काम किया गया है इसके अब कोई जल्दी मुस्बत नताइज पैदा होंगे क्योंकि ये एक पंडोरा बॉक्स है और इस जजमेंट में जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से बहुत सी चीजें काजी फायजीसा ने लिखी हैं। चले मीर साहब आपके पास दोबारा आएंगे। शाइक उस्मानी साहब, आपने मीर साहब को भी सुना, क्या ये मामला आप समझते हैं कि बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? और बुनियादी सवाल यहां पर यह कि अब जबकि पाबंदी लग चुकी है तो वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है मामला कि काबीना ने ऐलान किया, वजीर दाखिला ने पाबंदी लग गई, क्योंकि मेरे ख्याल में काबीना फैसला करेगी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट लिखेगा ईसीपी को, वहां से कोई फैसला होगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस भी हैं क्योंकि क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी अदरवाइज भी डिसाइड कर सकती है कि नहीं जी पाबंदी हम लगा ही नहीं सकते? देखिए, बात इसमें यह है कि ये जब फैजाबाद का इंसिडेंट हुआ था तो वो उसके बाद जो हालात हुए थे जिसका अभी हामिद मीर साहब जिक्र कर रहे थे जी, तो जब ये पिटिशन गई सुप्रीम कोर्ट के पास तो फायजीसा साहब ने बड़ी जबरदस्त जजमेंट लिखी और उन्होंने बताया कि भाई ये, लेकिन वो उस जजमेंट के खिलाफ फिर इसी गवर्नमेंट ने रिव्यू फाइल की जी सुप्रीम कोर्ट में, यानी उसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू फाइल की। और अब वो जब बाद में और मामला आगे पता चला गया, देखिए एसेंशियली बात यह है कि इस किस्म की चीजें तो सारी दुनिया में होती हैं। ये राइटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जो लोग होते हैं सारी दुनिया में होते हैं। अब देखें जर्मनी में राइटिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और हर जगह फ्रांस में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देखना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसके खिलाफ जाना चाहिए। पाबंदी लगाना किसी पार्टी पर ये बात सूरत किसी सूरत में सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा होते हैं। आप देखें हमारी जो तारीख आ रही है, ANP पहले होती थी, अवामी नेशनल जी, बिल्कुल पाबंदी लगी। उसके बाद फिर उन्होंने जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई, वो मौलाना मौदूदी साहब को डेथ सेंटेंस दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जिसको कि आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तौर पर देखना चाहिए और उसको उस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके पाबंदी लगाएं। पाबंदी लगाने की वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं।
और आप उससे उससे कोई फायदा नहीं होता। और ये जो अभी इन्होंने पाबंदी लगाई है, ये बासूरत इस वजह से लगाई गई है क्योंकि आजकल हमारा केस जो है वो IMF का और फैटफ वाले मामलात भी हैं, ठीक है, मामलात हैं, उसके अंदर हम पर असर दबाव पड़ रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। तो उस वजह से ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सही नहीं है। अच्छा शाइख उस्मानी साहब आपके पास दोबारा आऊंगा। मीर साहब ये बताइएगा कि अभी तो लग गई है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी आगे जाके होनी है, लेकिन हमने पहले भी देखा पाबंदियां पहले लगी मुख्तलिफ नामों से, फिर इसी तरह की, चाहे वो सियासी जमातें हों, मजहबी जमातें हों, दोबारा से आ जाती हैं, नाम बदल कर इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगी, अपने काम भी उसी तरह जारी रखेंगी। अब क्या समझते हैं आपके कुछ बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था, या अभी भी जो पाबंदी लग गई है उस पर वो रिएक्शन भी आएगा? तो किस तरह मामले को हैंडल क्या किया जाए? क्या समझते हैं हुकूमत क्या करे कि हुकूमती रट जो है वो बहाल भी हो और मामला भी खराब ना हो? देखिए, मैं अर्ज ये करूंगा कि मैं जाती तौर पर तो पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदियां लगाने के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं दोबारा जिक्र करूंगा कि अगर आप जस्टिस काजी फायजीसा साहब की जजमेंट पढ़े तो आपको वो हालात समझ आएंगे जिन हालात में ये पॉलिटिकल पार्टी कायम हुई और फिर उसको इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किया। तो उन्होंने पूरा एक आपको लाइन ऑफ एक्शन दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में बताया कि आपको क्या करना है। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के तहत, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 17 की सब क्लॉज 3 के तहत कार्रवाई करनी है, और फिर आपको इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि रेफरेंस दायर करे, रेफरेंस आप सुप्रीम कोर्ट को भेजे और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। इस तरह नहीं जिस तरह आज शेख रशीद साहब ने किया। तो मैं समझता हूँ कि पहले भी पाबंदियां लगती रही हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए नैब पर पाबंदी लगी थी, नेशनल अवामी पार्टी पर। वो पार्टी आज जो है वो ANP की शक्ल में मौजूद है, वो BNP मैंगल की शक्ल में मौजूद है, वो नेशनल पार्टी की शक्ल में मौजूद है। और आपको याद है स्पाई साहबा पर पाबंदी लगी थी, वो भी एक दूसरे नाम से काम कर रही है। तहरीक नफाज फिकर जाफरिया पर, स्पाई मोहम्मद पर, इन पर भी पाबंदी लगी थी, वो मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं। तो ये जमात जो है ये भी एक नए नाम से काम करना शुरू कर देगी। मसला ये नहीं है, देखिए जब अदालतें कोई फैसला देती हैं तो उस फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जो नाज़रीन मेरी बात आपके जरिए सुन रहे हैं जी, काजी फायजीसा साहब का फरवरी 2019 का फैसला पढ़ लें। बहुत सी चीजें मैं बोल नहीं सकता उस फैसले में क्या क्या लिखा हुआ है, बस वो फैसला पढ़ लें, आपको पाकिस्तान के मसाइल की असल वजह समझ आ जाएगी। इस जजमेंट में लिख दिया गया है, मीडिया का किरदार जो है उस पर भी जिक्र किया गया है। ठीक है, ठीक है। हामिद मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाइख उस्मानी साहब, क्या अब आप तो ये कह रहे हैं, हामिद मीर साहब ने भी ये कहा कि वो भी इस तरह की पाबंदियों के खिलाफ हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? और एक तो थोड़ा सा आपसे इसका तरीक़ाकार समझना है। अगर वज़ीर दाखिला ऐलान कर दे कि जी फलां तंजीम या सियासी पार्टी पर पाबंदी लग गई, तो वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होता। ज़रा समझना चाहते हैं कि ये काबीना की मंजूरी के बाद फिर कोर्ट में जाएगा मामला, उसके बाद फिर ECP के पास जाएगा? जी, इसका ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला करना है कि पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, और मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट तो फैसला यही करेगी कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि किसी पार्टी को अगर उनके एक व्यूज हैं, खासतौर से ये जो पार्टी है ये इसके अपने व्यूज कोई एंटी पाकिस्तान तो व्यूज अभी तक सामने नजर नहीं आए। यकीनन उनके जो मजहबी लिहाज से जो व्यूज हैं वो मुख्तलिफ हैं दूसरे लोगों से, लेकिन एंटी पाकिस्तान तो नहीं है। वो आप ये नहीं कह सकते वो गद्दार हैं वो लोग। तो वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में तो यही कहेगी कि आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये तो वजीर दाखिला की कमजोरी है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। किसी मुल्क में, दुनिया में हर जगह इस किस्म के इंसिडेंट होते हैं, और जो दाखिला जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और ये फेल हो गई है हमारी हुकूमत इस काम में। ठीक, अच्छा, इस पे शाइख उस्मानी साहब, अगर ये आपसे समझना है कि अगर स्टेट की रट को एक सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, जो भी हो, वो चैलेंज कर ले, तो इस बुनियाद पर क्या उन पर पाबंदी नहीं लग सकती? इसको बुनियाद के आपने तो आप देखें पुलिस एहलकारों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, और हर जगह रोड इमलाक वगैरह नजरातश हो रही हैं, रोडें बंद हो रही हैं, और स्टेट की रट को आप चैलेंज कर रहे हैं। इस बुनियाद पर नहीं हो सकती पाबंदी, आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, पाबंदी की जरूरत नहीं है। आपके पास मशीनरी है, आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास हर एक चीज मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल करें और इसको कंट्रोल करें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करें। ये तो नहीं कि आपको अगर कंट्रोल नहीं कर सकते आप इस पाबंदी लगा दें।
ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, ये कर नहीं सकते आप। किसी का जो राइट है अपना एक्सप्रेशन का, चाहे वो गलती हो, आपके अपने इरादे के मुखालिफ हो, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। हर एक को हक है कि वो जो चाहे वो उसकी बात करे, जब तक मुल्क के खिलाफ बात न करे। अभी तक मेरे ख्याल में उन्होंने मुल्क के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने व्यूज दिए हैं और वो हुकूमत को पसंद नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तौर पर देखना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये वजीर दाखिला जो है और जो दाखिला मिनिस्ट्री है और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसका फेलियर है इसके अंदर। ठीक, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने शाइक उस्मानी साहब बड़े सीनियर लॉयर जज रह चुके हैं और वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत का इंटीरियर मिनिस्ट्री का फेलियर है और इसकी वजह से किसी जमात पर, शायद उनका अपना ओपिनियन ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस पाबंदी पर जो वजीर दाखिला ने लगाई मुतफिक ना हो। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब की जमानत पर रिहाई हुई है। अपोजिशन लीडर हैं, पीडीएम के बारे में यह कहा जा रहा है कि शायद उनकी अब बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात होगी, जल्द वो मौलाना से भी मिल रहे हैं और जो मामलात पीपल्स पार्टी और नून लीग में खराब हुए थे वो एक दफा फिर ठीक हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? सरदार अयाज सादिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत के एहतिसाब के नारे और दावे को आज एक और झटका लगा जब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने आज उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया और यूं तकरीबन 7 माह बाद शहबाज शरीफ जमानत पर रिहा हुए। यहां दिलचस्प बात यह है कि इसी केस में सितंबर 2020 में इसी अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद नैब ने उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया था और यह वो वक्त था जब अपोजिशन जमातों ने एक होकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद का ऐलान किया था। और आज शहबाज शरीफ की जमानत एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पीडीएम अमलन टूट चुकी है। कौमी एहतिसाब ब्यूरो अब तक शहबाज शरीफ पर 3 मुकदमात बना चुका है। शहबाज शरीफ को सबसे पहले 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी कंपनी केस में इंक्वायरी के लिए नैब के दफ्तर बुलाकर आशियाना हाउसिंग मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। दौरान हिरासत शहबाज शरीफ पर चौधरी शुगर मिल का एक और मुकदमा बनाया गया, लेकिन 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कीम और चौधरी शुगर मिल केस के मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर कर ली। लेकिन फिर 28 सितंबर 2020 को नैब ने फिर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एक और मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया और आज तीसरे मुकदमे में भी उनकी जमानत पर रिहाई हो गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस अब तो एहतिसाब का मजाक बनकर रह गए हैं, लेकिन इस वक्त उनकी रिहाई की टाइमिंग काफी अहमियत की हामिल है। पहले शहबाज शरीफ ने 26 मार्च को जमानत की दरख्वास्त दी थी जो तकरीबन 5 माह लटकी रही, फिर उन्होंने खुद इस दरख्वास्त को 30 सितंबर को वापस लिया। अब जब अपोजिशन इत्तेहाद में दरार पड़ चुकी है तो शहबाज शरीफ ने जमानत की दरख्वास्त दी, वो मंजूर हुई और अब एक ऐसे वक्त में जबकि पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी एक तरफ और नून लीग और मौलाना दूसरी तरफ खड़े हैं, ऐसे में शहबाज शरीफ का आजाद होना मफामत की सियासत करने वालों के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है। यहाँ दिलचस्प सूरत हाल यह भी है कि मरियम नवाज अपनी जारहाना सियासी अपना एक अंदाज रखती हैं। वो गुज़श्ता कुछ अरसे से तकरीबन खामोश हैं, या यूं कहा जा सकता है कि उनका जो जारहाना रवैया है, मिजाज है, वो थोड़ा बहुत उसमें कमी आई है। जैसा कि अयाज सादिक साहब गुज़श्ता दिनों कह रहे थे कि शहबाज शरीफ मफामत का माहौल बरकरार रखना चाहते हैं, तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या टूटती हुई पीडीएम को अब शहबाज शरीफ का सहारा मिल चुका है? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर, नून लीग के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज सादिक साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के हालात जो हैं काफी बिगड़ चुके हैं, पीडीएम तकरीबन टूट चुकी है। क्या शहबाज शरीफ की जमानत के बाद अब पीडीएम के मामलात आपको बेहतर होते नजर आ रहे हैं? दूसरी जमातों का साथ चलना जो है वो तकरीबन ये बताया जाता है कि नामुमकिन हो चुका है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। क्या शहबाज शरीफ ये सब कुछ बदल सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो किसी वक्त भी बैठ सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को जो कांटेक्ट है वो तो कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो अपने गवर्नमेंट के दोस्तों को भी कहता था कि यार ये कांटेक्ट मत तोड़ें, ये जो हर वक्त आप ऑपोजिशन एक्ट कर रहे हैं, आप कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो नेचुरली दूसरी साइड की जरूरत भी नहीं होगी कांटेक्ट रखना, तो ये ताली 2 हाथ से बजती है। सो कांटेक्ट रखना चाहिए, गिले शिकवे ज़रूर करें एक दूसरे से,
लड़ाई झगड़ा भी कर लें, मगर कांटेक्ट एक इस्टेब्लिश रहना चाहिए। तो आई थिंक शहबाज साहब के आने से देखें क्या फैसला होता है, कोई बेहतरी आएगी, वो मौके भी मिलेंगे। अभी 2-3 दिन तो वो ज़रा उनको रिकूप करने में लगेगा, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद उनसे मुलाकात होगी। ठीक है सरदार साहब, आप ये फरमा रहे हैं, आपके जवाब से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि शहबाज शरीफ के आने से आप समझ रहे हैं कि पीडीएम यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी, उम्मीद तो यही है कि बेहतरी की तरफ भी जाएंगे, और फिर उनका वहाँ खुद बैठना, उस मीटिंग को अटेंड करना, उससे हमें, हमारी पार्टी को भी और पीडीएम को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। आफ्टर ऑल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द नेशनल असेंबली है, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी पंजाब में भी है, सो फर्क पड़ता है। ठीक है, फर्क तो पड़ता है, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी आज ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, आज शहबाज शरीफ साहब भी रिहा हो गए, तो डील तो इससे कहते हैं। और उनकी शिकायत यह है कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी पर डील के बयानिए को, जो है डील करने के बयानिए को काफी प्रमोट किया नून लीग ने, लेकिन इस वक्त मरियम खामोश हैं, शहबाज शरीफ को जमानत मिल चुकी है, तो डील तो इससे कहते हैं उनके बकौल। देखें, मेरा ख्याल है अब तो जो आपने कहा ना कि मरियम खामोश हैं, मेरी कल परसों ही उनसे बात हुई है, मैंने उनकी सेहत का पूछने के लिए, तो वो मुझे यही कह रही थी कि अयाज भाई अब तो बीमार होने की भी इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम बीमार हो जाएं। तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन है। देखिए, डील अगर होनी होती ना तो मल्टीपल केसेस साथ साथ ना खुल रहे होते शहबाज शरीफ साहब के पास ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर। किसको छोड़ा है, किस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को छोड़ा है? किसी को एंटी करप्शन तंग कर रही, किसी को नैब कर रही, किसी को FIA कर रही है, मगर निकल कुछ नहीं रहा। ये जो नैरेटिव वो बिल्ड उन्होंने किया था वो टोटली फ्लॉप और फेल हो गया। अगर डील होनी होती तो क्या इनको इतनी देर शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखते? शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी रिकन्सिलिएशन की बात करते थे। डील शील कोई नहीं है। हाँ, अगर फिर हम भी इल्ज़ाम लगाना चाहें तो कह सकते हैं केसेस भी सिंध शिफ्ट हो गए वगैरह वगैरह, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता या मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए कि हमें कभी ना कभी तो साथ बैठना है, पाकिस्तान की खातिर साथ बैठना है, या इस मुल्क की बेहतरी के लिए साथ बैठना है। तो हम वो बातें ना करें जहाँ ना रहे। बट हमें पीपल्स पार्टी के रवैये से लोगों को दुख भी हुआ है, मुस्लिम लीग नून के लोगों को। पहले PDM की मीटिंग में जो बात की गई वो भी हम सबको चुभी आके, और हमें बड़ी गैर मुनासिब लगी। मियाँ साहब तो उन लोगों में से हैं जिनको पता था कि अपनी बीमार अहलिया को छोड़ के, अपनी बेटी को ले के पाकिस्तान जब वो 2018 में आए थे, उन्हें पता था कि वो अरेस्ट होने आ रहे हैं। उनको ये पता था कि उनको अरेस्ट करके सीधा जेल भेजा जाएगा। वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको हुकूमत थमाई जा रही थी, वो इन चीज़ों में नहीं। उनकी जो तबीयत यहाँ सेहत थी सर्विसेज हॉस्पिटल में, उससे घबरा के गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेजा है। उन्होंने तो जान छुड़ाई थी अपनी। तो अगर इसको डील कहें तो फिर क्या? पीपल्स पार्टी का सिवाय खुर्शीद शाह साहब को, जिनको तकरीबन 8-9 महीने से तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल पेंडिंग है, और उनको भी मेरा ख्याल है पौने 2 साल होने को हैं, उनके अलावा तो ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जो कि प्रेशर में है। और बेल तो फिर भी डील की वजह से नहीं हुई, अदालतों की वजह से शहबाज साहब की, और इंशाअल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब की भी होगी, हमें बहुत उम्मीद है। चूंकि मटीरियल कुछ नहीं ना, किस तरह कितनी देर मटीरियल को, जिस तरह आहद चीमा साहब के साथ किया, 3 साल पता नहीं क्या कुछ निकालने की कोशिश की, पहले नैब ने, फिर अदालतों में, कुछ जब नहीं निकला तो फिर अदालत ने उनको बेल दे दी। मगर ये जो 3 साल जाया हुए हैं या बाकियों के जाया हुए हैं, ये कौन उनको वापस? अच्छा सर, आपने ये कहा कि पीपल्स पार्टी के रवैये से आपको मायूसी हुई है। आपको हमारा ही एक इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी अगर मुस्ताफी नहीं होना चाहती तो उसे प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, लेकिन हुआ यही कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफों को जो है वो आपने लॉन्ग मार्च से जोड़ दिया गया। अब पीपल्स पार्टी का गिला यही है कि ऐसा करके नून लीग ने उन्हें लिटरली कॉर्नर कर दी। नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये साफ मेरा ख्याल है, हमने PDM को भी कहा था कि अगर हम देंगे तो इस्तीफे सारे इकट्ठे देंगे, और उसमें पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश करेंगे। और पीपल्स पार्टी का भी ये कहना था कि अगर जब वो स्टेज आ गई तो आखिर में हम इसको कंसिडर करेंगे। PDM की मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग इशू है, मगर उसके बाद जो हुआ जिसकी वजह से ज़्यादा दूरियां हुई हैं, वो भी एक चीज़ है जिसको रिव्यू करना चाहिए कि क्यों हुआ।
जिसमें गिलानी साहब को इस्लाम नेशनल असेंबली में तकरीबन 80 प्लस मुस्लिम लीग नून की सीटें हैं, 50 प्लस पीपल्स पार्टी की हैं, तो वहाँ तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का राइट बनता था। हमने पीपल्स पार्टी को दे दिया, गिलानी साहब की शख्सियत को और पीपल्स पार्टी की रिक्वेस्ट को। उसके बाद इलेक्ट हो गए। इलेक्ट होने के बाद यहाँ पीपल्स पार्टी को, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को, डिप्टी चेयरमैन JUIF को, तो मुस्लिम लीग नून ने कोई शेयर कहीं उस चीज़ में नहीं लेना था। ये नहीं थी बात, ये लॉजिक नहीं थी। तो बहरहाल अब वो जो हो गया वो एक छोटे कॉज की खातिर एक बड़ी लड़ाई हो गई। मगर मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि इसका अजाला किया जाएगा। मैं उन लोगों में से हूँ, मुझसे पूछें तो मैं अभी भी कहूँगा कि अपोजिशन इकट्ठी अच्छी लगती है। बिखरी हुई अपोजिशन जो है शायद वो उस वैसे ना परफॉर्म कर सके, मगर शायद अब इशू टू इशू या वो हालात देखेंगे। नहीं, लेकिन अयाज सादिक साहब, वे क्या है? क्या शहबाज शरीफ की जमानत के बाद अब पंजाब या मरकज में कोई तरीके अदम एतमाद के चांसेस हैं? पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि अगर आप हमजा को वज़ीर आला बनाएंगे हम साथ देंगे। इस इशू पर आप साथ चलेंगे? क्या करेंगे, क्या किया जाएगा? देखें पंजाब में चेंज लाने से क्या होगा? पंजाब में अगर फ़र्ज़ करें हम चेंज ले आते हैं, पीपल्स पार्टी भी साथ देती है और लोग भी जो PMLN के टिकट चाहते हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो होगा क्या? पंजाब में हम हुकूमत बना लेंगे। पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद क्या ये जो 2 साल का वक्त रह गया, एक तो पहले सेटल होते टाइम लगेगा, जो डाउनवर्ड ट्रेंड चलाया, जो इन्होंने हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किए थे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर शहबाज शरीफ साहब होते तो जिस तरह 1500 रुपए से डेंगू का टेस्ट जो है ना 150 रुपए पे आ गया, क्या वो 12,000 में कोविड की जो वैक्सीन है वो लगने देते? शहबाज शरीफ साहब बिठाने के बाद वो कहते इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के ऊपर 5-10% प्रॉफिट ले लो, मैं इससे ज्यादा नहीं लेने दूंगा। तो क्या ये आज ये 12-12 हज़ार की बिक रही होती या ये भी 3-4 हज़ार की बिक रही होती अगर शहबाज शरीफ साहब होते? ये तो इतने नाअहल हैं कि इन्होंने हर एक को फ्री लगाने के बजाय इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। बहुत अच्छा किया कि आपने इंपोर्ट करने की, मगर उसका कोई रैशनल तो रखे ना, कोई कीमत तो रखे ना। दुनिया में कितने की बिक रही है और यहाँ क्या बिक रही है? क्या शहबाज शरीफ साहब ये करने देते? मगर ऑल सेड एंड डन, अगर 2 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब आते हैं, पहले तो जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसको रोकते ही ना 1 साल लग जाएगा, और फिर अगले 1 साल के लिए इनके सारी नाअहलियत की 3 सालों की बदनामी वो हम अपने मुंह पे ले लें, ये सोचने वाली बात है नहीं। लोगों की मेमोरीज बड़ी शॉर्ट हैं। लोग जब नया इलेक्शन आएगा तो ये देखेंगे कि इससे पहले हुकूमत में कौन था। वो ये नहीं कहेंगे कि 1 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब थे या हमजा साहब थे या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। वो पिछले जो 3 साल की नाअहली, इनकॉम्पिटेंस और पुअर गवर्नेंस है और महंगाई में जो लोग मर रहे हैं वो भूल जाएंगे उनको, और वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो नुकसान उठाएगी। तो हमें क्या फ़ायदा है ये इस हुकूमत में? तो सरकार साहब, इसका मतलब तो ये कि शहबाज शरीफ भी अब ये सोच रहे हैं कि जी मफाहमत की सियासत या सिस्टम के अंदर रहकर अदम एतमाद लाना, उससे तब्दीली करने का कोई फायदा नहीं है, वो भी टकराव की तरफ जाना चाह रहे हैं। फायदा तो एक है। फायदा ये है कि पंजाब में हुकूमत बन जाए और फिर फेडरल गवर्नमेंट में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट में भी हुकूमत बन जाए। जैसे ही बन जाए 1 महीने में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करें, रिफॉर्म करने के बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन में चले जाएं, डिसॉल्व कर दें असेंबलियां। दैट इज द ओनली वे आउट, जहां के लोगों को ये हुकूमत या ये सेटअप जो है ये जितना कॉम्पिटेंट है ये अब पूरा पाकिस्तान देख चुका है, बल्कि दुनिया देख चुकी है। अब इसके बाद रह क्या गया है कि इनको और मौका दिया। बताइए, करप्शन के खिलाफ हुकूमत का जो बयानिया है उससे काफी नुकसान पहुंचा। आपके कई रहनुमा गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हुए। अब जहांगीर तरीन साहब भी इमरान खान से इंतकाम का गिला कर रहे हैं। लेकिन क्या इस सब कुछ के बावजूद हम ये भी तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में बिल्कुल करप्शन हुई नहीं? देखें ये आप भी जानते हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम भी जान चुकी है कि खान साहब की गवर्नमेंट को आए हुए तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो गए, और अभी 3 महीने के बाद ये हमारा 3रा साल भी कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने जो बयानात दिए थे, उन्होंने कहा था $200 बिलियन बाहर है, मैं वो ले आऊँगा। उन्होंने कहा था मेरे पास सारा स्टैटिस्टिक्स है, मेरे पास 200 लोगों की टीम है, और 200 लोगों की टीम ऐसी है जिसको हर सब्जेक्ट के ऊपर उबूर हासिल है, और ये करप्शन जो है ये मैं प्रूफ करके दिखाऊँगा। मुझे एक केस बता दें
करप्शन का प्रूव हुआ। अल्टीमेटली हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहना पड़ा जी इन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, और ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं जो हम यहाँ पे अपने अकाउंट सबमिट करते हैं उसमें कानून और है, मगर ब्लैक लॉ डायरेक्ट शीट में कह के कि बच्चे से अपने तनख्वाह वसूलने की उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। करप्शन कौन सी निकली है, कोई एक बताएं, अगर होगी मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा, मगर कोई निकालें। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर वो पता नहीं चर्च डाल दी या हीरोइन डाल दी, वो क्या चीज़ डाल दी जिसमें भी एम्बेरसमेंट हो रही है, और इदारों को भी इन्वॉल्व कर लिया ना वो, और एम्बेरसमेंट जो हो रही है राना सनाउल्लाह साहब के केस में वो भी किसी से ठगी। आहद चीमा को क्या सजा दी गई, 3 साल उस बेचारे को वहाँ जेल में रखा गया और फिर बेल मिल गई, बिकॉज अभी तक एविडेंस ही कुछ नहीं है और ना कोई सबूत है ना कोई डिटेल्स है, कुछ भी नहीं उनके खिलाफ। फिर लिविंग बियॉन्ड जो मीन्स बना लिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी जो है, अब देखें जहांगीर तरीन साहब को जो इनके ऊपर किया, ये इंटरनल लड़ाई का बदला था कि जहांगीर तरीन साहब से लिया जा रहा, चूँकि पहले भी हमें यही सुनने में आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैलेंस करने के लिए, इमरान को सिक्योर करने के लिए, साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब को बचा लिया और जहांगीर तरीन साहब को सेक्रीफाइस कर दिया, चूँकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक फ़ैसला आना था। पहले ये बात हो रही थी और ये बड़ी खुली बात हो रही थी, कोई ढकी छुपी बात नहीं हो रही थी। अब तो फैसले आ गए तो हम उसके ऊपर कॉमेंट्री भी कर सकते हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब को साइडलाइन करने के लिए वो लोग जो ना अहल वजीर थे, जो बिल्कुल फेल हो गए, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने लॉबी की इनके खिलाफ। चूँकि शायद ये करते हमें जहांगीर तरीन साहब से बहुत गिले होंगे, हमें बहुत शिकवे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कैंपेन चलाई हमारे लोग तोड़ने की, फिर इंडिपेंडेंस जो लेके गए, नेचुरली वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे, मगर उनको अब टारगेट इसलिए किया गया बिकॉज खान साहब इनसिक्योर हो गए उनसे, और इनसिक्योरिटी की वजह से, और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जो MNAs और MPAs जहांगीर तरीन साहब के साथ मिल रहे हैं, उनको कुछ तो बैकग्राउंड पता होगा ना, जो कि मिल रहे हैं, ना सिर्फ उनके साथ मिल रहे हैं बल्कि ओपनली सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। हम कुछ उनको ऑफ़र तो नहीं कर रहे, ना मुस्लिम लीग नून ऑफ़र कर रही है, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, ना बिलावल साहब कर रहे हैं कि हम उनसे कहें कि जी हम आपको टिकट देंगे। ये तो अभी उनकी अपनी इंटरनल इंडिजिनस मूवमेंट है। क्यों मूवमेंट है? इसलिए कि वो ये सोचते हैं कि अगर वो इस जमात में और रहे, इन लोगों के साथ रहे, एक तो वो ज़्यादती का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो मुस्लिम लीग नून के साथ ख़ास तौर से अकाउंटेबिलिटी के नाम पे की गई, और दूसरा उन्हें पता है कि PTI का फ्यूचर जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, इनकॉम्पिटेंस, उसकी वजह से ये आगे से ये हुकूमत तो कम से कम नहीं आती। और कई तो लोग ये भी कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की पहली और आखिरी इनिंग थी, इसके बाद उनको दूसरी बारी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये एक इनिंग का मैच था उनका। सो ये जहांगीर तरीन साहब के ऊपर अगर डाला है उन्होंने, तो ये अपने स्कोर पूरा करने के लिए डाला है, और सबको पता है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग नहीं चाहते। ये भी सबको पता है कि कौन से साहब हैं जो FIA में बैठ के और किसको क्या डिक्टेट। चले सरदार अयाज सादिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क में पेट्रोल बहरान को पैदा हुए तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अभी तक इस बात का तयन लेकिन नहीं हो सका कि इस मामले का कौन जिम्मेदार था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या होगी भी या नहीं। हुकूमत समेत मुख्तलिफ इदारों की नीम दिलाना कोशिशों से ये इंदिया हमें मिल रहा है कि इस मामले को भी रफा दफा किए जाने की तैयारियां हो रही हैं, और उसकी वजह भी शायद बड़ी और नामवर जो तेल की निजी कंपनियां हैं जो हुकूमत से लेकर ब्यूरोक्रेसी में अपना गहरा असर रसूख रखती हैं। इब्तिदाई तौर पर FIA की तहकीकात जो हुई, उस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद दिसंबर 2020 में काबीना ने एक ज़ैली कमेटी बनाई जिसकी सरबराही असद उमर ने की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किए जाने के वादों, दावों और काबीना की मंजूरी के बावजूद ताहाल ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। हुकूमत इस मसले के हल में कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इसी मामले को पिछली तमाम इंक्वायरियों से मुख्तलिफ अंदाज में हैंडल किए जाने से बखूबी लगाया जा सकता है। मसलन 16 मार्च को काबीना में रिपोर्ट के मंदरजात पेश किए गए जिसमें कई सिफारिशात शामिल
शामिल थी। उसमें तमाम तेल की जो निजी कंपनियां हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट बशमूल मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम उस वक्त के नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ओहदों से हटाना तजवीज़ किया गया। लेकिन इस मामले की टाइमलाइन भी बड़ी कंफ्यूजन से भरपूर है। जैसे कि काबीना के में बहस हुई उस पर और उसके 8 दिन बाद यानी 24 मार्च को वजारत पेट्रोलियम ने 12 सवालात पर मुश्तमिल एक खत ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जो जून 2020 की तेल की तरसील में रुकावट और दूसरी गैर कानूनी मामलात का पता जिससे लगाया जाए। इसके 2 दिन बाद यानी 26 मार्च को वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट की रोशनी में चंद अहम फैसलों का ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को उनके ओहदों से हटाया जाए ताकि मामले की शफाफ इंक्वायरी हो। लेकिन हुकूमती मुतालबे के बावजूद नदीम बाबर मुस्ताफ़ी नहीं हुए और ताहाल भी उन्होंने खुद अपना इस्तीफ़ा जो है वो उनके हवाले नहीं किया। लेकिन फिर 4 दिन की खामोशी के बाद 23 मार्च को नदीम बाबर को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कराया गया और इस फैसले और पेट्रोलियम की रिपोर्ट की बाज़ाब्ता तौसीक काबीना से 1 अप्रैल को ली गई। एक और अहम बात यह कि असद उमर और दीगर वज़रा ने अपनी तजावीज़ में नदीम बाबर के साथ साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी हटाने की बात की थी, लेकिन वो अभी तक अपने मनसब पर मौजूद हैं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने अभी तक उनके तबादले के हवाले से काबीना के फैसले के बाद जो है कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब डीजी ऑयल शफीउर रहमान को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन असल मामला रिपोर्ट को पब्लिक ना करना है क्योंकि हुकूमत इससे ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट्स इससे पहले जारी कर चुकी हैं जिनको सराहा भी किया और हुकूमत ने उसका क्रेडिट भी लिया। सवाल यह है कि क्या फोरेंसिक ऑडिट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कुछ होगा या सिर्फ 1-2 अफराद को हटाना ही असल हदफ था। इसी पर तफसीली गुफ्तगू का नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद है। रियाज, पहले तो ये बताइएगा कि 2 रिपोर्ट्स पहले ही पेट्रोलियम बहरान पर आ चुकी हैं। एक ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट का कहा गया कि जी उसकी सिफारिशात में यह था कि नदीम बाबर को भी हटाया जाए और काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इन इंक्वायरियों से हासिल क्या होगा अगर ये रिपोर्ट्स पब्लिक आवाम को तो बताया जाए कि नदीम बाबर ने किया गया था या बाकी जो लोग हैं ये बहरान हुकूमत आवाम को अरबों का ये टीका किसने लगाया? अदल ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा बुनियादी सवाल ये बनता है कि अब तक जो 2 रिपोर्ट्स हैं, एक जो FIA की पहली रिपोर्ट आई और जुलाई अगस्त के करीब जो रिपोर्ट आई, उसके बाद इन्होंने एक झैली कमेटी बनाई, उसकी एक रिपोर्ट आई। अच्छा, उन दोनों रिपोर्ट्स को अगर पढ़ा जाए उसमें तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो फाइंडिंग्स आई जो बहुत ज़्यादा मुमासलत है, यानी काबीना की जो कमेटी थी असद उमर की सरबराही में और जो FIA की फाइंडिंग्स थी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अब दोबारा FIA को कहा है कि उसका फॉरेंसिक किया जाए और ऑडिटर जनरल भी कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के कहने पे। अच्छा, FIA की जो कमेटी थी, दिलचस्प बात यह है कि उसमें FIA के 2 एहलकार सीनियर मौजूद थे, IB के एहलकार मौजूद थे, ऑडिटर जनरल के एहलकार मौजूद थे। तो उसी तरह एक और जो है वो रिपोर्ट, अब तीसरी असद उमर की रिपोर्ट आई, अब एक और तीसरी रिपोर्ट की तैयारी हो रही है। तो समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों खेल खेला जा रहा है कि रिपोर्ट इधर से उधर जाती है, दोबारा एक कमेटी बनती है, फिर एक और, अब वो कमीशन की रिपोर्ट थी FIA की, अब ये एक हाई प्रोफाइल जो सब कमेटी की रिपोर्ट थी। तो समझ नहीं आ रही कि क्या है, क्योंकि तमाम चीज़ें FIA की रिपोर्ट में बड़ी तफसील से आ चुकी हैं, वाज़ेह हो चुकी हैं। और उसी की रोशनी में नदीम बाबर को भी ओहदे से हटाया गया और सेक्रेटरी पेट्रोलियम का भी कहा जा रहा है उन्हें भी जल्द हटाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ शायद दोबारा से एक इंक्वायरी इसलिए कराई जा रही है कि कुछ कंपनियां खुश नहीं हैं और उनको क्लीन चिट देने की भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल, बड़ी जो काबीना की कमेटी है उसकी रिपोर्ट के कुछ मदरजात मैंने पढ़े हैं और वो बड़े दिलचस्प हैं और उसकी अगेन जैसे मैंने कहा कि पहले की मुमासलत बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन ये क्लेरिफाई करना ज़रूरी है कि ये पब्लिक नहीं हुई। ये क्लेरिफाई करना जरूरी है कि ये पब्लिक नहीं हुई है, अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं गई। जो मिनट्स हैं वो जो हमारे स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, उन जो मिनट्स के मुताबिक बाकायदा तौर पे लिखा गया है कि जो FIA की रिपोर्ट है और जो असद उमर की सरबराही वाली रिपोर्ट है इसको मंजूर किया जाता है और पब्लिक किया जाता है। तो अभी तक हमारे सामने कम से कम असद उमर की सरबराही में जो रिपोर्ट थी वो सामने नहीं आई। लेकिन इसमें जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि सारे मामले पर अभी तक किसी तौर पे भी जो असल मामलात हैं उस तरफ बात नहीं आ रही और बात को दाएं बाएं किया जा रहा है। तो क्लीन चिट की बात की जाए तो बाकायदा तौर पे एक SAPM थे, वो आते रहे
और मिनिस्ट्री में आके कुछ लोगों से मिलते भी रहे। और उसी कंपनी का एक बड़ा सीरियस मसला रहा कि 15 जून को बाकायदा तौर पर उनका जो जहाज़ था वो आ चुका था पोर्ट कासिम पे, लेकिन 26 तारीख तक उन्होंने इंतज़ार किया। जो ही 27 जून को कीमतें बढ़ाई गई, फ़ौरन उन्होंने जहाज़ को यहाँ पे तेल को मुंतकिल करना शुरू कर दिया और यहाँ पे जो होर्डिंग थी वो भी मुल्क में होती रही। तो ये बाकायदा एक सोचा समझा प्लान था। इसके मुताबिक ज़ाहिर नदीम बाबर वगैरह तो हट गए हैं, लेकिन उनको हटाने का असद उमर का कहना था कि इसलिए हटाया गया ताकि शफाफ इंक्वायरी हो। तो इसमें और बहुत से नाम आ रहे हैं, बाइको का नाम भी आ रहा है और बहुत सी इस तरह की कंपनीज़ हैं। तो क्लीन चिट बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब पहली रिपोर्ट में चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, असद उमर की कमेटी के सामने चीज़ें आ गई, तो अब दोबारा तीसरी रिपोर्ट किस लिए बनाई जा रही है और एक फोरेंसिक ऑडिट करवाया जा रहा है। अच्छा रियाज, हम काफ़ी तकरीबन साल डेढ़ से इस मामले को कवर कर रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, काफ़ी सारी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी, मेरी खुद भी इस पर मीटिंग्स और वो वगैरह। असल जो मसला है, असल जो जिम्मेदारान हैं इन सारी चीज़ों के, इससे पहले देखें आटा बोरान में भी हमने देखा, चीनी बोरान में भी देखा, अवाम की जेबों से तो अरबों निकल जाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल हकायक तक और आखिरी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। अब क्या इस पेट्रोलियम वाले मामले में ऐसा होता दिख रहा है? बज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर हम देखें वजूहात, तो 2015 में जब PMLN की हुकूमत थी तो उस वक्त के जो DG FIA थे उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट मुरतब की और इसहाक डार साहब के पास ले गए और उन्होंने बाकायदा अपनी किताब में फिर लिखा कि इस मामले को डार साहब ने रफा दफा करवाया। अच्छा, इस वक्त जो FIA की फाइंडिंग्स हैं, अगर वो पढ़ी जाए, उसकी बड़ी रिपोर्ट की बड़ी अहमियत है। वो तमाम चीज़ें जो 2015 में हुई थी वो 2020 में हुई, जून में सारा बहरान था, वही मामला थे, ओगरा के मामला थे। ओगरा का क्या स्टेटस है? लॉ मिनिस्ट्री की दो जो हैं वो रिपोर्ट्स हैं। एक जगह कहा जाता है कि ये जो 20 दिन का जो स्टॉक रखने का मामला है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है, दूसरी जगह कहा गया कि ये ओगरा का है। वही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक ही मामले की दो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। इसी तरह ऑयल एडवाइजरी काउंसिल का रोल है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स का रोल है। ये सारे बड़ी कन्फ्यूजिंग है और इस मामले में बड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है और वो FIA की रिपोर्ट में हर चीज़ बड़ी क्लियर है। तो उस चीज़ को फिक्स नहीं किया जा रहा और मुझे ये लगता है कि शायद आने वाले चंद माह में दोबारा का या एक साल में दोबारा का वो जो क्राइसिस क्रिएट होगा, क्योंकि उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। बाकी रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट जो है वो तैयार हो रही हैं। रियाजुल हक, थैंक यू सो मच जाने का। साजीन, आपने सुना ऑडिट पे ऑडिट हुए, इंक्वायरियों पे इंक्वायरियां, बुरान आया, चीनी बुरान आया, पेट्रोलियम बुरान भी आया। तो खान साहब को सिर्फ इसकी अहकामात जारी नहीं करने चाहिए और ना सिर्फ ऑडिट हो, बल्कि इसकी जो ये फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, ये सारी कमीशन रिपोर्ट्स हैं, ये पब्लिक भी की जानी चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए और जिम्मेदारान जो कि अवाम को अरबों रुपए का चूना अब तक लग चुका है मुख्तलिफ माफियाज की उसकी वजह से, उसके जिम्मेदारान को सामने लाकर सजा भी इस पर जो है वो मिलनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़।